नमस्कार दोस्तों, स्कोर बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं और कुछ चीज़ों का रिवाइज करते हैं। अयोध्या जो सरयू नदी है, इसका ओरिजिन जो है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में उत्तराखंड के पास एक पिथौरागढ़ प्लेस है जहाँ पे मिलन ग्लेशियर है। वहाँ से सरयू नदी का ओरिजिन होता है और वहाँ पे इस रिवर को जब इसका ओरिजिन होता है गौरी गंगा बोला जाता है। इसी नदी के किनारे अयोध्या जो सिटी है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, किनारे इसी नदी किनारे स्थित है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ये 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। इसमें एक रास बिहारी बोस थे, उनके नेतृत्व में एक भीड़ ने क्या किया था कि लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय वायसराय था उसके ऊपर बम फेंक दिया था। इसी पूरे इवेंट को जो है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। करा इस्थमस, इस्थमस बेसिकली एक नैरो लैंड होता है जो एक दो वाटर बॉडीज होती हैं उनको जोड़ता है। अगर ये मान लीजिए एक वाटर बॉडी है, एक ये वाटर बॉडी है, इन दोनों को अगर ये एक लैंड है, जो ये क्या है बेसिकली लैंड, तो इस लैंड को बोलेंगे इस्थमस। और जो करा इस्थमस है ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा थाईलैंड में स्थित है, जो कि अंडमान सी ये है और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, इन दोनों को जोड़ता है करा इस्थमस। करा इस्थमस को डेविल्स नेक भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो नेविगेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे जो टेरेन है वो इतना समतल नहीं है कि आसानी से उसको क्रॉस किया जा सके। यहीं पे आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ मलक्का है, जो कि अंडमान सी एंड ये जो आपका साउथ चाइना सी है इसको जोड़ता है। और स्टेट बेसिकली एक वाटर बॉडी होता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू मेजर वाटर बॉडीज। ये देखिए, ये आपका अंडमान सी है, ये आपका क्या है साउथ चाइना सी। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? एक वाटर बॉडी ही जोड़ रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट। और ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। पिन होल इफेक्ट, बेसिकली इसको आपको हमको समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये कोई अंधेरा कमरा है, डार्क रूम, इससे अगर इसमें जो है कोई होल है, फिर जो यहाँ पे जो सबसे ऊपर से जो रेस चलेगी, लाइट रेस, ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि जो लाइट होती है वो बेसिकली कौन सा पथ फॉलो करती है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन लाइट का होता है, यानी लाइट रेस हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो यहाँ से जो टॉप ऑफ दी जो ट्री है वहाँ से जो लाइट चलेगी इस होल से क्रॉस होते हुए आप ये ग्राउंड पे आएगी। ऐसा तो है नहीं कि इस होल पे आके यहाँ से टर्न हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो लाइट है रेक्टिलिनियर मोशन फॉलो करती है। तो ये टॉप वाली रे बॉटम पे आ जाएगी इस वाल के, और यहाँ पे जो रूट से जो लाइट रेज चलेगी वो यहाँ पे टॉप ऑफ दी वॉल आ जाएगी। तो इससे क्या है कि एक इन्वर्टेड रियल इमेज क्रिएट होता है, जो कि किस कारण हुआ? पिन होल इफेक्ट के कारण। ये होल है छोटा सा ना, इसी के कारण ये इमेज बना है। बस इतना आपको समझने की ज़रूरत है। पिन होल इफेक्ट इज ए फिनोमिना इन विच लाइट पासेस थ्रू अ वेरी स्मॉल होल एंड फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है मूव करती है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो ये एक इमेज है ट्री के नीचे की। जब एक सनी डे है उस दिन आप देखेंगे पेड़ों के नीचे अगर आप गए होंगे तो आप देखेंगे ऐसे ब्राइट स्पॉट दिखते हैं। ये बेसिकली ऐसा नहीं है ब्राइट स्पॉट, ये जो सन है उसका जो है रियल इमेज है। क्योंकि जो पेड़ की पत्तियां हैं ना वो पिन होल एज ए एक्ट की तरह, पिन होल की तरह काम करती हैं, जहाँ से पिन होल इफेक्ट होता है उसी पत्ती से, और जिसके कारण एक जो है ब्राइट इमेज सन की फॉर्म होती है ऑन द ग्राउंड। फॉल्क डेविल्स एंड मोरल पैनिक्स, ये बुक जो है स्टैनले कोहेन के द्वारा लिखी गई थी 1972 में। इस बुक में बेसिकली ये बताया गया है कि जब मीडिया किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताती है तो सोसाइटी में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। जैसे अभी सिलेंडर की अवेलेबिलिटी मान लीजिए है, अब है कि नहीं है, लेकिन अगर मीडिया उसी चीज़ को बहुत एक्साग्रेट करके बताए कि नहीं अवेलेबिलिटी नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो एक सोसाइटी में पैनिक क्रिएट हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि नहीं सच में वो चीज़ नहीं है। तो इससे क्या होगा कि अवेलेबिलिटी होते हुए भी क्या हो जाएगा, उसकी जो है डेफिसिट हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है जमाखोरी करने लगेंगे। बम्बू, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है नेशनल बम्बू मिशन लॉन्च किया 2025 में, ताकि बम्बू को जो है बम्बू के एग्रीकल्चर को जो है प्रमोट किया जा सके। और इस बम्बू को बेसिकली वेट सॉयल और ब्रॉड सनलाइट इसके लिए जो है सूटेबल है।
और पहले एंशियंट टाइम में जो मॉन्क्स होते थे, फॉरेस्ट डवेलर होते थे, बम्बू को यूज करते थे फॉर दियर ईटिंग पर्पज, क्योंकि ये रिच होता है अमीनो एसिड में, विटामिन ए, विटामिन 6, विटामिन ई, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लिपिड्स को, डायबिटीज़ के केस में, हार्ट डिसीज के केस में ये बेनिफिशियल होता है। इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती है। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट स्पेसीज है, अगर क्लाइमेट बहुत ख़राब भी है तो उसके अगेंस्ट भी ये रेजिलिएंट कर जाएगा और सस्टेन रहेगा। इंडिया में जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु वाले रीजन में आपको बम्बू देखा जा सकेगा, बम्बू की खेती। तंगखुल हुई, कोम्बई, ये कुछ इंडिजिनस डॉग्स के ब्रीड हैं जिसको अभी इंडियन आर्मी में ऐड किया गया है, मिलिट्री में, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये इंडिजिनस डॉग्स हैं। तो बेसिकली ये जो यहाँ का जो अपना क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट, इसको एडॉप्टेड है। अगर हम कोई फॉरेन डॉग्स लाएंगे तो वो जो है उस एटमॉस्फियर को अडॉप्ट करके आया है दूसरी जगह का, वो इंडियन क्लाइमेट को हो सकता है पूरी तरह से ना अडॉप्ट कर पाए। तो इंडियन क्लाइमेट जो है भली बात, इंडियन जो डॉग्स हैं भली बात जो है इंडियन क्लाइमेट से परिचित हैं और अडॉप्टेड हैं, तो इसलिए इनको इंट्रोडक्शन अब जो है इंडिया में किया जा रहा है। और अभी इन दोनों डॉग्स का जो है तंगखुल हुई, कोम्बई, इसको असम राइफल में इंट्रोड्यूस किया गया है। इकोलॉजिकल रूल्स, एक बोगर्स रूल है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये उनके लिए, उन एनिमल्स के लिए ये रूल अप्लीकेबल है। ये रूल कहता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट्स होता है वहाँ पे जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन की कलर होती है वो डार्कर होती है, लेकिन वही जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जो वार्म क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं उनकी स्किन का कलर लाइटर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कलर है बेसिकली हेल्प करता है बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जो डार्कर कलर होता है वो बेसिकली सनलाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है कंपेयर टू द लाइटर लाइट, क्योंकि जो लाइटर स्किन होती है या लाइटर कलर होता है उसका जो अल्बेडो होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ लाइट, वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द डार्कर कलर। ग्लोगर्स रूल, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स के केस में अप्लीकेबल है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये रूल बेसिकली दिया भी गया और ऑब्जर्वेशन भी की गई, तो ये पाया भी गया कि ये सच है। तो ऑब्जर्वेशन में ये है कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एटमॉस्फियर में, तो ऐसे एरिया में जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी जो पिगमेंटेशन होती है डार्कर होती है कंपेयर टू दी जो डार्कर क्लाइमेट्स होते हैं जहाँ पे ड्राई एटमॉस्फियर रहता है, ड्राई क्लाइमेट्स रहता है, उनका जो है लाइटर स्किन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डार्क पिगमेंटेशन है ये जो अब देखिए ह्यूमिड क्लाइमेट से तो वहाँ पे जर्म्स, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स ये सब क्रिएट होंगे, तो ये जो पैथोजेंस हैं तो इससे क्या होगा, डिसीज क्रिएट होगा। तो जो डार्कर पिगमेंटेशन होता है बेसिकली वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दीज पैथोजेंस, और जो मेलानिन है ये इंक्रीज कर देता है कि रेजिस्टेंसेस टू फीदर एंड फॉर डैमेज, जो पंख होते हैं उसको डैमेज से बचाता है मेलानिन। इंडियन फेडरलिज्म मीन्स होता है बेसिकली जो सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच पावर का डिवीजन हो। जैसे आप इंडियन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, जैसे डिफेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, स्पेस, ये कहाँ पे इंक्लूड है, जो 7th शेड्यूल है उसमें देखेंगे आप सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पर रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा। और जैसे पुलिस है, लैंड से रिलेटेड जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन पावर का डिवीजन है। तो यही जो ग्रैनविल ऑस्टिन है ये बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और लेकिन जो मॉरिस जोन्स हैं ये बोलते हैं नहीं ये ट्रांजैक्शनल फेडरलिज्म है। कैसी वियर हैं ये बोलते हैं कि नहीं क्वासी फेडरल जो फेडरलिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये यहाँ पे पावर का डिवीजन तो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच, लेकिन जब कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिसमें सेंट्रल को मोर पावरफुल होना चाहिए तो ये पूरा एक तरीके से सेंट्रल का हो जाता है कि वहाँ पे जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है ऐसा काम करने लगता है। जैसे अंडर आर्टिकल 356
जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, स्टेट पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा देती है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो गया। और जो आइवर जेनिंग्स हैं ये बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी स्थापना 1993 में गुवाहाटी असम में की गई है। इस इंस्टीट्यूशन में बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, और इंटरप्रेन्योर किस सेक्टर में किया जाए उस पर रिसर्च की जाती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस को। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है जो कि इंडिया में जो खाद्य सामग्री होती है उसके रूल एंड रेगुलेशन बनाती है और उसको कंट्रोल करती है कि उसमें एडल्ट्रेशन, हार्मफुल जो है सब्सटेंसेस ना मिक्स हो। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है क्योंकि ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006, इसके द्वारा इस बॉडी को क्रिएट किया गया है। फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग, ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो खाने वाली सामग्रियाँ होती हैं, उस प्रोडक्ट में जो उनका फ्रंट साइड है उस पे जो है बेसिकली लेबलिंग कर दी जाए कि जो उसमें अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी जो है लेबलिंग बना दी जाए, ताकि जो भी लेने वाला है, खरीदने वाला है, वो उसको देख के पढ़ सके कि इसमें जो अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी अमाउंट क्या है, वो हाई है, मीडियम है, लो है, जैसे हाई इन शुगर, हाई इन सैचुरेटेड फैट, इस टाइप का। और फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग ये जो है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको अभी इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनको रिकमेंड कर रही है कि ये जो है मेथड अपनाया जाए। बायो बेस्ड केमिकल्स, बेसिकली आज के समय आप देखते होंगे, अभी आज तक अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, ये जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे आपका क्रूड ऑयल हो गया, तो इससे प्राप्त किए जाते हैं बाय डिस्टिलेशन। तो नेचुरल गैस का डिस्टिलेशन करके प्राप्त किया जाता है। तो ये जो बायो बेस्ड केमिकल है ये बेसिकली अल्टरनेटिव वे है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल से केमिकल्स न प्रोड्यूस करके प्राप्त करके बायोलॉजिकल जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे शुगर केन, कॉर्न, स्टार्च, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, बायोमास वेस्ट, इन सब से केमिकल प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसके दो मेथड हैं बेसिकली, एक फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स, जैसे बायोएथेनॉल का प्रोडक्शन जो है शुगर केन, कॉर्न का जब फर्मेंटेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, तो आप देखेंगे कि ये अल्कोहल प्राप्त होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और दूसरा है एंजाइमेटिक प्रोसेस, इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6 को जब जाइमेज, जो कि एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में जब रखा जाता है तो ये देखा गया कि ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होता है। अब बायोबेस्ड जो केमिकल होते हैं इनका इम्पोर्टेंस एडवांटेज ये है कि ये लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी सस्टेन कर जाते हैं और स्पॉइल नहीं होते। इको फ्रेंडली है क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिक वेस्ट से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, बेसिकली हम क्रूड ऑयल, फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स बेसिकली यूज कर रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, वो हमारे एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, जो रिमेनिंग वेस्ट बचेगा। और इससे क्या होगा कि इन चीज़ों की डिमांड जो है हमको हमारे फार्मर जो है वही प्रोवाइड कर देंगे, तो इससे हमारी रूरल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। जीपीयू एंड सीपीयू का कॉन्सेप्ट आपने, सीपीयू तो आप जानते होंगे, ये बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो जीपीयू जो बेसिकली ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, इस यूनिट में बेसिकली जो ये प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग होती है, इसमें पैरेलल मतलब एक साथ आप कई काम कर सकते हैं, कई कैलकुलेशन एक साथ की जा सकती है, लेकिन कंडीशन इसमें केवल इसमें सिंपल कैलकुलेशन की जा सकती है। जैसे ये जो आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी, तो वहाँ पे जो है जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यूज होता है क्योंकि वहाँ पे रिपीटेटिव एक ही साथ कई काम करने होते हैं। तो इसका यूज जो है अब क्यों करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें मल्टीपल लेयर्स जो है चलती हैं। क्योंकि जब हम कुछ कमांड देते हैं तो एआई क्या है बेसिकली लार्ज लैंग्वेज किस मॉडल पे करता है, एलएलएम मॉडल पे एआई काम करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे। जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेज
चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट को एआई को, तो वो उसी टेस्ट से वो अपने आप को लर्न करता है और फिर प्रेडिक्शन करता है। और जीपीयू जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें कई टास्क जो है पैरेलल में चलते हैं और एक साथ जो है बहुत सारा डाटा जो है मूव कर सकता है। और जीपीयू की जो है जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। अब बैंडविड्थ मतलब बेसिकली होता है कि किसी भी टाइम पे अगर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो मैक्सिमम डाटा विच कैन बी ट्रांसमिटेड, वही होता है बैंडविड्थ। जैसे ये कोई पाइपलाइन है, इससे वाटर सब मान लीजिए पास हो रहा है, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर इस पॉइंट पे हम देखें कि कितना पानी ट्रांसफ़र हो रहा है तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि वाटर का फ्लो रेट ये है। उसी प्रकार डेटा के केस में बैंडविड्थ के द्वारा इस चीज़ को डिनोट किया जाता है कि डेटा किस स्पीड से फ्लो हो रहा है। जीपीयू में बेसिकली बैंडविड्थ ज़्यादा है, इसमें जो है न्यूरल नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स इसमें यूज होते हैं एक एक चीज़ को समझने के लिए, तो वहाँ पे। लेकिन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें बेसिकली जो भी वर्क होगा वो सिक्वेंशियल होगा। मतलब अगर आप बोलेंगे कि आपने दे दिया 2+4 - 3, तो पहले दो, अगर मान लीजिए आपने दे दिया 2+4 - 1 × 6, तो सबसे पहले वो 2+4 करेगा, फिर ऐसे सीक्वेंस में वो परफॉर्म करता है टास्क को। और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती। मान लीजिए आपने ये अलजेब्रा दे दिया उसको सॉल्व करने को और एक और कोई दे दिया, तो पहले इसको सॉल्व करेगा फिर इसको करेगा। और लेकिन जो जीपीयू के केस में है दोनों साइमल्टेनियसली आंसर जो है आपका जीपीयू दे देगा। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। सिंपल में जैसे डाइसैचराइड्स, डाइसैचराइड्स मीन्स हो गया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली दो टाइप्स के मोनोमर से मिलके बने हैं। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बना है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और इसी में कुछ मोनोसेचराइड्स होते हैं जो कि सिंगल मोनोमर होता है इसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे मोर देन जो है जो चेन है वो काफ़ी बड़ी है जिसमें मोनोमर्स मोर देन 2 हैं। जैसे आपके स्टार्च की बात की जाए तो इसमें इसका मोनोमर्स स्टार्च का क्या है, ग्लूकोज है। और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, एमाइलोस, एमाइलोस पेक्टिन्स, और जो एनर्जी प्लांट में स्टोर होती है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होती है। और एनर्जी जो हम लोग हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। ग्लाइकोजन का मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है। और ये एनर्जी स्टोरेज है इन एनिमल्स। सेलुलोज का मोनोमर ग्लूकोज है। और जो प्लांट की सेल वॉल होती हैं जो कि आउटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, आउटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, वो बेसिकली सेलुलोज का बना होता है। चिटिन का जो मोनोमर है एन एस्टिल ग्लूकोज अमाइन है। और ये बेसिकली जो आर्थ्रोपॉड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनका जो बाहरी जो आवरण होता है एक्सोस्केलेटन, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है चिटिन। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये मेघालय में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका मेघालय है जहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया 3 माउंटेन हिल्स पाई जाती हैं। और इस जो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें ये रेड पांडा के लिए फेमस है। और रेड पांडा क्या खाता है, बम्बू खाता है। बम्बू हमने अभी ऊपर डिस्कस किया ना। गोगाबिल लेक कहाँ पे स्थित है, ये आपके बिहार में स्थित है। नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में स्थित है, नंजरायन बर्ड सेंचुरी। बीरबल साहनी जो थे एक पैलियो बॉटनिस्ट थे। और पैलियो बॉटनी वो पर्सन होता है जो कि बेसिकली फॉसिल प्लांट से किस विषय में स्टडी करता है, उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 में ये बोला गया है यूनियन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अग्रेशन। पीसी होता कमेटी 2005 में फॉर्म हुई थी। इस कमेटी में बेसिकली इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए कि जो सिविल सर्विस है उसको कैसे रिफॉर्म किया जाए और उसमें जो है इम्प्रूव किया जा सके उसे। जीवीके राव कमेटी, इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो रूरल विलेज पंचायत है, जो रूरल गवर्नमेंट है, जो बेसिकली हम जिसको क्या बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
तो इस कमेटी ने बोला कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो कि विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो इनका इस कमेटी का कहना था कि जो पंचायत जो प्लानिंग की जाती है, जैसे अभी यहाँ से अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उस प्लान को ब्लॉक एंड विलेज लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस कमेटी का कहना था कि ये प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना होकर ब्लॉक लेवल पे ये प्लानिंग होनी चाहिए। बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976 का ये एक्ट है। आर्टिकल 46 ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक एक्ट है। इस एक्ट के अंदर ये बात की गई है कि जो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उसको प्रमोट किया जाए। और डीपीएसपी जो है हमारे संविधान का जो पार्ट 4 है, इसमें मेंशन है। फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट ये 24 अगस्त 1946 को अनाउंस की गई थी। इस डेट को आपको याद रखना क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है जो हमारे एग्जामिनर्स कभी कभी पूछ लेते हैं। बीडी जेट्टी, जब फखरुद्दीन अली अहमद ये प्रेसिडेंट थे, कब? जब इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे। जब इनकी डेथ हो गई थी तो बीडी जेट्टी जो है एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट वर्क किए थे, और जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो इन्होंने बोला था फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स जो है एक प्लेज है टू आवर पीपुल एंड एन अरेंजमेंट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है स्टेट्स को दिए जाते हैं, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट के बाद ही नहीं दिए जाने लगे। ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन थी, इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए जिसके बेसिस पे स्टेट को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाना चाहिए। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1968-69 में। और इस क्राइटेरिया में हिली टेरेन, जिस स्टेट को स्टेटस दिया जाना है स्पेशल स्टेटस का, उसका जो हिली टेरेन होना चाहिए, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी लो होनी चाहिए, ट्राइबल पॉपुलेशन हाई होनी चाहिए, वो एक ऐसा लोकेशन होना चाहिए कि वहाँ की जो बॉर्डर है वो स्ट्रेटजिक होनी चाहिए। जैसे हो सकता है इंटरनेशनल बॉर्डर वो शेयर करता हो, जैसे आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश। और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए उस स्टेट में, वीक स्टेट फाइनेंसेस होने चाहिए। तो आर्टिकल 371 से लेकर 370 तक कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं डिफरेंट स्टेट्स को। तो जैसे आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात की बात की गई है 371 में। 371A में नागालैंड, 371B असम, 371C ये मणिपुर, 370D एंड 371E ये आंध्र प्रदेश, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम ये आपका है, और 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा एंड 371J ये आपका कर्नाटक। यहाँ पे आप एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे इस मैप में कि म्यांमार से जो स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के, अगर नॉर्थ टू साउथ हम अरेंजमेंट करें तो ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर, देन लास्ट मिजोरम। मतलब नॉर्थ टू साउथ ये अरेंजमेंट है, ये स्टेट जो है म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। इलेक्शन अगर इंडिया की बात की जाए, जो ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहली बार 1982 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एक पारूर असेंबली है कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि केरल में स्थित है, वहाँ पे पहली बार ईवीएम का यूज किया गया था। एपिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जब आप वोट देने जाते हैं तो आपको एक एपिक कार्ड मिलता है जो कि आपका पहचान पत्र होता है, मतदान पहचान पत्र, उसी को दिखा के आप जो है वोट देते हैं। तो इसका पहली बार इंट्रोडक्शन 1993 में किया गया था। वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, पहली बार ये यूज हुआ था 2013 में। नॉक्सेन एक कंस्टिट्यूएंसी है नागालैंड की, वहाँ पे। सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये मैसूर एंड बहरामपुर में स्थित है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये वियना में स्थित है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका ऑफिस जिनेवा में है। डिनोटिफाइड ट्राइब्स ये जब हम लोग फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे बेसिकली क्या था कि ब्रिटिशर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे इंडियन का, तो उस टाइम पे जो ट्राइबल्स थी वो डिफरेंट प्लेसेस पे इन लोगों का विरोध कर रही थी। तो ऐसे में ब्रिटिशर जो है
बेसिकली इन ट्राइब्स को जो कि इनका विरोध करती थी उनको जो है क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दे दी बाई क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस एक्ट के तहत ये था कि ब्रिटिशर जिस ट्राइब को ये लेबल कर देती थी कि ये ट्राइब्स क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, तो उस ट्राइब में कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता था तो बाई बर्थ वो भी क्रिमिनल हो जाता था। जब देश इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद इस एक्ट को 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया। तो ये जो सारी ट्राइब थी उनको डी नोटिफाइड ट्राइब बोला जाने लगा। अगर इंडिया में बात की जाए तो करीब 150 डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, 500 प्लस जो है नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, और अराउंड 10% लगभग जो है ये इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कंस्टिट्यूट करती हैं। कुछ कमीशन बनी थी कि इन कम्युनिटी का वेलफेयर कैसे किया जाए। तो एक कमीशन बना था रेनके कमीशन 2008 में। ये पहला कमीशन था कि जो कि ये इसको टास्क दिया गया था कि जो इंडिया में जितनी भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उसको कैसे जो है आइडेंटिफाई किया जाए। फिर उसके बाद 2014 में आइडेट कमीशन बना। ये कमीशन को लीड किए थे भीखू रामजी आइडेट ने। इन्होंने एक स्टेट वाइज लिस्ट क्रिएट की डिफरेंट डी नोटिफाइड ट्राइब्स की, और इन्होंने रिकमेंड किया कि एक परमानेंट नेशनल कमीशन बनाने की ज़रूरत है, डी नोटिफाइड नेशनल कमीशन, ताकि इन ट्राइब्स के जो है वेलफेयर किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सीड स्कीम लॉन्च की गई है इन्हीं ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये कुछ गल्फ कंट्रीज़ हैं, जैसे ये सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहराइन, ये आप देख सकते हैं बहराइन एक आइलैंड है, कुवैत, कतर एंड ओमान। ये जो है 6 स्टेट मिलके इन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाई। इनका मेन मोटिव यही था कि ये 6 स्टेट आपस में जो है एक कोऑर्डिनेशन रखें, कोऑपरेशन करें, और इनके एरिया में जो भी पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिक्योरिटी है, उसको जो है मेंटेन रखें उसमें, ताकि कोई भी दखलंदाजी ना हो पाए। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इन दोनों का फाउंडेशन जो है 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के जरिए। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन डीसी है, आईएमएफ का भी वाशिंगटन डीसी ही हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक में टोटल 5 ग्रुप्स आते हैं, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीज एजेंसी, एक्सिड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंडिया जो है इन चारों का जो है मेंबर है, एक्सेप्ट एक्सिड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बाकी चारों का इंडिया मेंबर है। सतलुज रिवर जो है ये राकास लेक है मानसरोवर के पास, यहीं पे मानसरोवर लेक है, मानसरोवर है उसी के पास राकास लेक है, वहाँ से सतलुज रिवर का ओरिजिनेट होता है। और तिब्बत में इस रिवर को लांगचेन खंबाब बोलते हैं, खंबाब। और ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, यानी जब हिमालय का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ था, ये हिमालय फॉर्म नहीं हुआ था, उससे पहले ये रिवर जो है फ्लो होती थी। और इसका जो कोर्स आज के समय डिटरमाइंड है ना, तो ये जब हिमालय का अपलिफ्ट हुआ तो इस रिवर ने अपने आने वाले रूट कोर्स को, जो रास्ते में जो भी पहाड़ थी उसको इरोजन करते हुए अपना फ्लो मेंटेन रखी। मेरे क्रूड ऑयल, ये वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है ना उसका एक बेंचमार्क है। हर एरिया, हर ऑयल का एक बेंचमार्क होता है जिसके नाम से वो बेचा जाता है, उसकी प्राइस डिटरमाइंड होती है। वेनेजुएलन जो क्रूड ऑयल है वो हैवी है और हैवी क्रूड ऑयल है बेसिकली। और मेरे क्रूड ऑयल बेसिकली क्या करता है, एक रेफरेंस प्राइस जो है यहाँ से डिटरमाइन की जाती है कि जब इस ऑयल के एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसका प्राइस जो है बेसिकली मेरे क्रूड जो ऑयल है जो कि बेंचमार्क है इससे डिटरमाइन किया जाएगा। ग्रीक की कैपिटल एथेंस है, ये आप पहले ग्रीक मैप में देखिए, ये है आपका ग्रीक। ठीक है, ग्रीक की कैपिटल कहाँ है, एथेंस, ये है एथेंस। ग्रीक बॉर्डर शेयर करता है किससे किससे, अल्बानिया, मैसिडोनिया, बुल्गारिया एंड टर्की, ये आप देख सकते हैं। इन 4 स्टेट से 4 कंट्री जो है ग्रीक बॉर्डर शेयर करता है। और ग्रीक जो है बेसिकली स्थित है, ये आप देख सकते होंगे, बहुत अच्छा इमेज नहीं है, ये आयोनियन सी है, आयोनियन सी, और ये आपका है ये एजियन सी।
तो ग्रीक बेसिकली स्थित है आयोनियन सी एंड एजियन सी के बीच में। इसके साउथ में है मेडिटेरेनियन सी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो कि एक बेसिकली क्या है, एक रूट है जो कि जिसके द्वारा इंडिया का ये टारगेट है कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रमोट कर सके यूरोपियन कंट्री में। तो ये मुंबई को कनेक्ट करता है बेसिकली, जो पिरियस पोर्ट है ग्रीक में उससे। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है ग्रीक में, पिंडस माउंटेन। इस माउंटेन रेंज को बोला जाता है स्पाइन ऑफ ग्रीक, और हाईएस्ट पीक है माउंट ओलिम्पस। यहाँ पे मरित्सा रिवर है, जो कि ग्रीक और टर्की के बीच, ये मरित्सा रिवर यहाँ पे फ्लो होती है। इस वाले रीजन में मरित्सा रिवर फ्लो होती है, जो टर्की और ग्रीक के बीच एक नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर अब यहीं समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।